हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और हम सब शुरू कर चुके थे 11th क्लास के मैथ्स को। तो हम उस मैथ्स में हम रिलेशन को कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमें रिलेशंस को पूरा का पूरा कवर करवा चुकी हूं, उसमें कुछ भी नहीं रहा है। और हम इस लेक्चर से शुरू करेंगे फंक्शंस को। ये आपका इस 11th क्लास के मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शंस। तो बेटा फंक्शंस को देखने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। फंक्शन को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अलावा आता है आपका इंटीग्रेबिलिटी भी, इंटीग्रेशन जो होते हैं, शायद आपके 12th में है शायद ये। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ आप तभी पाओगे जब पहले आप फंक्शंस को समझ पाओगे कि फंक्शन क्या है, तभी आप इन टॉपिक्स तक जा पाओगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। मैंने क्या वर्ड यूज किया है कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। जो आप रिलेशन पढ़ के आए हो उसी टाइप में फंक्शन है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि हम रिलेशन में क्या पढ़ के आए थे। मैंने रिलेशन से पहले आपको पढ़ाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। फिर मैंने जो रिलेशन बताया था, मैंने बताया था कि जो रिलेशन है वो सबसेट होते हैं किसके, ए क्रॉस प्रोडक्ट के, ए क्रॉस बी के। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का सबसेट होता है रिलेशन। अब जो फंक्शन जो होता है, फंक्शन भी इसका सबसेट ही होता है, इसका रिलेशन का। हर फंक्शन हर रिलेशन का सबसेट नहीं होता है। बट यहां पे मैं यहां पे जो ये वर्ड लिख रही हूं, ये वर्ड जो है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हर फंक्शन होगा, जितने भी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, उन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एक आपको रिलेशन ऐसा जरूर मिलेगा जिसका वो सबसेट होगा, और वो रिलेशन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। रिलेशन तो हर रिलेशन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बनता ही है, हर रिलेशन की बात होती है। बट जब बात फंक्शन की आ जाती है, हर फंक्शन इसका सबसेट तो होता है। Every function is subset of Cartesian product of this, but हर फंक्शन जो है हर रिलेशन का सबसेट नहीं होता है, पर वो किसी ना किसी एक रिलेशन का सबसेट जरूर होता है। मतलब वहां पे कोई ना कोई एक रिलेशन ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है जिसका वो सबसेट बनता है। ये तो मैं आपको थ्योरेटिकली बताने की कोशिश कर रही हूं कि मैं ऐसा आपको दिखाऊंगी कि वो सबसेट क्यों बनता है और कब बनता है, क्यों आती है ये कंडीशन। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक बात और मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहती हूं। हम रियल लाइफ में देखने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। आपकी रियल लाइफ में फंक्शन क्या होता है। आप जिस भी कमरे में बैठे हैं उस कमरे के पंखे को देखिए। ठीक है, तो फंक्शन जो होता है, फंक्शन जस्ट लाइक एक मशीन, फंक्शन एक मशीन के तरीके में होती है जैसे आपका पंखा है। अब हम उस पंखे के जो फंक्शनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके कमरे में जो फैन है, ये आपका, मैंने कहा है कि ये जो फैन है वो एक फंक्शन ही है। फंक्शन है, आपको ये क्या प्रोवाइड करता है, एयर। क्या प्रोवाइड कर रहा है, एयर। लेकिन ये एयर कब दे रहा है, जब आप इसको कुछ दे रहे हैं। ये आपको तभी कुछ दे रहा है जब ये कुछ ले भी रहा है। ये देगा तभी जब ये कुछ लेगा। फैन क्या ले रहा है आपसे, क्या ले रहा है यहां पे, ये ले रहा है इलेक्ट्रिसिटी। आपसे क्या ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको लेकर ये अपने अंदर, ये चलो मैं एरो जो है ये इस तरफ लगा देती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फैन के अंदर जा रही है, फैन से फिर एयर निकल रही है। अब बात यहां पे ये आ जाती है कि यहां पे जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए ये जरूरी है या ये जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी है, किसके बिहाफ पर ये फंक्शन बनता है। अब देखो, आपकी जो चाहत थी वो क्या थी, एयर। ये आप वांट, आपकी जो चाहत है, ये चाहत, ये प्राप्त करना, कि ये आपकी चाहत है। इस चाहत को पूरा करने के लिए आपने ये फंक्शन बनाया है, तो ये आपकी डिजायर में आती है। तो ये आपकी डिजायर थी, इस डिजायर को पूरा करने के लिए आपने वो फंक्शन बनाया है। अब ये जो फंक्शन जो आपने बनाया है, इसमें जो इनपुट डलेगा, जो इनपुट डलेगा, ये आपकी चाहत नहीं है। ये आपकी चाहत नहीं है कि फैन, मैंने पंखा बना दिया
जी मैंने ये फैन बना दिया, अब मेरी बस चाहत ये है कि मैं इसको हर रोज सुबह शाम दो दो, दो रोटी दे दूं और ये मुझे हवा पकड़ा दे। ना 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 भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारी चाहत के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। फैन तो तुमने, पंखा तो बना दिया, लेकिन चाहत के अकॉर्डिंग तुमने इसमें इनपुट डाला रोटी और ये दे दे तुम्हें हवा, ये रोटी के ऊपर नहीं चलता, ये आपकी चाहत नहीं है। ये तो आपको ढूंढ के लानी पड़ती है कि ये जो मशीन बनाई है इसमें क्या इनपुट डाला जाए कि ये आपको वो आउटपुट दे दे। ये आपके रियल लाइफ में समझने का एक तरीका था कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन जिसमें हमें कुछ इनपुट डालना पड़ता है। जो इनपुट आप डालते हो, जो आपकी प्रॉपर जो इनपुट होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? डोमेन। वो फंक्शन में क्या कहलाती है? डोमेन। जो आउटपुट ये आपको देता है वो आउटपुट आपकी क्या कहलाती है? कोडोमेन, कोडोमेन या रेंज। वैसे ये दोनों सेम शब्द नहीं है, मैंने ओब्लिक करके लिखा जरूर है, बट ये दोनों सेम शब्द नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर जो वर्ड है वो रेंज ही यूज करेंगे, बट कोडोमेन भी होता है। ये मैं आपको बताऊंगी कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं डिफरेंस आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मशीन जो है वो क्या करती है? आपसे डोमेन लेती है, प्रोवाइड आपको क्या करती है? रेंज। रेंज आपको वो प्रोवाइड करती है। क्लियर? आई होप आपको फंक्शन का जो बेसिक चीज है वो आपको पता चल गई होगी, जो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है वो आपको पता चल गई होगी कि यार फंक्शन किस तरीके का होता है। अब बात करते हैं हम मैथमेटिकली कि मैथमेटिकली अब ये क्या है। ये तो आपने बता दिया कि ये इस तरीके की चीज होती है। अब मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशन जो होता है आपका, एक सेट ए है, एक सेट आपका बी है। आप रिलेशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इसमें आपने जो है एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी, इसमें आपने ले लिया 1 2 3, इसमें एलिमेंट ले लिया आपने। आप जब रिलेशन डिफाइन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि यहां से जो आपका एक एलिमेंट है वो किसी इसके साथ कनेक्ट रहेगा, दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगा, या ये कनेक्ट रहेगा। इस तरीके से आपके जो कनेक्शंस होते हैं वो पेयर्स जो होते हैं वो रिलेशंस के अंदर चले जाते हैं। ये आपका रिलेशन डिफाइन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर दो कंडीशन सबसे मेन होती हैं और वही दो कंडीशंस इसको फंक्शन बनाती हैं। रिलेशन जिस तरीके का डिफाइन होता है उसके ऊपर वो कंडीशन अप्लाई की जाती हैं। उन दो अहम कंडीशंस की वजह से ही ये फंक्शन कहलाता है, अदरवाइज हम इसको रिलेशन ही कह देते। बट ये स्पेशल टाइप का इसीलिए होता है क्योंकि ये पर्टिकुलर दो कंडीशंस को फॉलो करता है और वही दो कंडीशन अहम होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए सेट जो होता है उसके अंदर ए जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल, हर ए बिलोंग्स टू ए, हर एलिमेंट के, इस बात का मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, शायद हो सकता है आप लोगों को पता हो, नहीं भी पता है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। ये जो सिंबल होता है ये फॉर ऑल का होता है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल और इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ये सिंबल्स होते हैं मैथमेटिक्स में। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इस बात का मतलब होता है कि ए सेट के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, कि बी सेट के अंदर आपको एक एलिमेंट ऐसा मिले सच दैट, कैसा एलिमेंट मिले? सच दैट कि आपका जो ए बी जो है ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ये बिलोंग करे एफ के अंदर, जो आपका फंक्शन डिफाइन है उसके अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये उसके अंदर जाए, वहां पर ऐसा आपको मिले, हर एक के लिए मिले। और यहां पे मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ कि यहां पे एक भी एलिमेंट, जब हम बात कर रहे हैं ना कि फंक्शन, फंक्शन एक ए सेट से बी सेट के बीच में फंक्शन की बात कर रही हूं, सॉरी किसकी बात कर रही हूं मैं? यहां पे फंक्शन ए सेट से बी के ऊपर फंक्शन की बात कर रही हूं मैं। तो ये क्या कह रहा है कि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए इस फंक्शन की कि यहां पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो वहां के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्शन ना रखता हो, मतलब कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया था, मैंने इसमें डी छोड़ दिया था, रिलेशन के अंदर छूट जाते हैं, इसमें भी छोड़ सकते हो आप, इसमें भी छोड़ सकते हो, रिलेशन में हो सकता है ये बात, फंक्शन में नहीं छूटना चाहिए। कहां नहीं छूटना चाहिए? इस सेट के अंदर। इसके अंदर होगा या नहीं होगा ये हम आगे देखेंगे कि इसके ऊपर क्या कंडीशन है। इसके ऊपर पहली कंडीशन ये है कि इसका एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए कि वो उसके साथ कनेक्शन ना रखता हो, कनेक्टेड ना हो, हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए वहां पे, पहली कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। दूसरी कंडीशन ये क्या कहता है कि मान लीजिए एक एलिमेंट लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड
ए सी बिलोंग्स टू एफ, कि दोनों जो है आपके फंक्शन एफ के अंदर बिलोंग करते हैं। दो ये मैंने क्या लिख लिए, ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। और दोनों ऑर्डर पेयर की खासियत क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दोनों में सेम है, बट सेकंड एलिमेंट जो बी का जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि एक ही एलिमेंट जो है वहां जो बी सेट है उसके दो अलग अलग एलिमेंट से कनेक्शन रख रहा है, कि ये यहाँ पे ए है, मैं यहाँ पे ये जो बी है इसको मैं बी इसी में ही दिखा देती हूँ कि ये बी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये कह दिया कि ये बी और सी, ये सी ले लिया कि ए जो है वो बी के साथ भी कनेक्शन है और ए का जो है सी के साथ भी कनेक्शन है। मैंने ये कह दिया। ये सेकंड बात में यही कह रहा है कि ये दो एलिमेंट्स हैं, ये फंक्शन के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इस बात का मतलब देन, अगर ऐसा है देन कह रहा है कि बी इज इक्वल टू सी। बहुत अच्छी, बहुत गहरी बात बोल रहा है ये कह रहा है कि एक एलिमेंट जो था वो दो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ अगर कनेक्शन रख रहा है तो ये दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं है, ये फिर सेम ही एलिमेंट होंगे। इस बात का मतलब ये हुआ कि यहां पर यहां का जो एलिमेंट है वो हमेशा एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्शन रखेगा, अलग अलग के साथ नहीं रखेगा। बट रिलेशन में ऐसा नहीं था। रिलेशन में तो एक एलिमेंट एक के साथ और दूसरे के साथ भी रख पा रहा था। आपने देखा भी था, ए सेट जो आपने लिया था जैसे 1 2 3 लिया और आपने बी सेट लिया था 4 5, तो हमने यहाँ पे जो रिलेशन लिया था उसमें हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो 4 से कनेक्ट है, 1 जो है वो 5 से भी कनेक्ट है। हम यहाँ पर ये जो रिलेशन है और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मैं सिर्फ एक को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे ये रिलेशन में पॉसिबल है कि 1 जो है वो 4 के साथ भी कनेक्शन में है, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। 1 जो है वो 5 के साथ भी कनेक्शन में है, ये यहाँ पे ये भी ऑर्डर्ड पेयर आ गया। बट फंक्शन में ये नहीं है पॉसिबल। अगर मैं इसको फंक्शन के रूप में लिखती तो 1 अगर 4 के साथ कनेक्शन हो गया तो 1 अब 5 के साथ नहीं हो सकता, आ ही नहीं सकता वो। बाकी और एलिमेंट आ जाएंगे अब, लेकिन 1 जो है वो 4 के साथ एक बार कनेक्शन ले लिया है उसने, अब 1 जो है वो दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं ले सकता। क्लियर? ये दो बातें बहुत अहम है। पहली बात, यहां का हर एलिमेंट जो है, जो आपका ए सेट होगा, जो फंक्शन जो है वो ए सेट से बी सेट में जब डिफाइन होगा तो ए सेट का कोई भी एलिमेंट सिंगल नहीं रहना चाहिए। मतलब मींस ये है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कनेक्शन ना हो वहां के एलिमेंट से, छूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो छूटना नहीं चाहिए, उसका कनेक्शन वहां पे किसी ना किसी के साथ होना ही चाहिए। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहा है कि इसका एक एलिमेंट उसके एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्शन होना चाहिए। अब यहां पर दो बातें आपके माइंड में चल रही होंगी। दो बातें क्या माइंड में चल रही होंगी? बी सेट है, क्या उसके पास ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो छूट सकते हैं? पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि क्या बी सेट के पास ऐसे एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं कि वो छूट जाएं, उनका कनेक्शन पीछे वाले जो सेट है उसके साथ कनेक्शन ना हो। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जो ये इसका जो एक एलिमेंट है, क्या वो दो एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन रख सकता है? उधर वाले के दो एलिमेंट्स के साथ? उधर से तो नहीं हो सकता, ये तो ये कंडीशन बता दी है कि उधर से जो है एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, दो के साथ कनेक्शन नहीं रख सकता। लेकिन क्या इधर का एक एलिमेंट उधर के दो एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है? ये दो क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा अपने दिमाग में दोबारा से सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए इस बात को कि एक सेट इस तरीके से, एक सेट इस तरीके से है, उन दोनों के बीच में फंक्शन डिफाइन है, उन दोनों के बीच में फंक्शन डिफाइन है। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ का हर एलिमेंट उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए। बट अब यहाँ पे जो कनेक्टेड हो गया है तो क्या यहाँ पे बाकी जो कुछ अगर बचे गए हैं तो क्या वो बचे रह सकते हैं? ये बात सोचने की चीज है। आप अपने माइंड में आप सोच के देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को सोच के देखिए और इमेजिन करके देखिए इस ग्राफ को कि क्या वो रह सकते हैं। और अगर वो रह जाएंगे तो फिर उस सेट में किस तरीके का वो सेट दिखाई देगा कि वो कनेक्टेड नहीं है, फिर वो रह गए हैं, तो फिर उस सेट को क्या कहेंगे? जो जो कनेक्टेड है फिर उसको क्या कहेंगे? कुछ तो आएगा, कुछ तो है जो वहां पे मिसिंग हो रहा है। तो अब हम उस मिसिंग जो दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को जानेंगे। पहला क्वेश्चन कि क्या यहां पर एलिमेंट्स रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो रह सकते हैं। मैं इसको रब करके एक बार और अच्छे से कोई एग्जांपल बना के दिखाती हूं मैं आपको। हाँ बच्चों, अब मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए एक फंक्शन मैंने लिख दिया, ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया है। यहाँ पर दो सेट्स के बीच में है, सेम सेट ही है, मैंने सेम सेट ही लिया है इस वक्त।
जो ए है उसमें है 1 2 3, ये आपका बी सेट है, ये है 1 2 3, ठीक है। पर मैं इस बी सेट को थोड़ा बढ़ा देती हूँ, मान लो मैं इसको 4 5, बी सेट मैंने ले लिया ये वाला, ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन जो बना दिया कि ये फंक्शन है, A1 जो है 1 के साथ कनेक्ट है, 2 जो है 2 के साथ कनेक्ट है, 3 जो है 3 के साथ कनेक्ट है। अब ये दो एलिमेंट जो है, ये दो एलिमेंट इसमें रह गए हैं, ठीक है। ये रह सकते हैं, ये कंडीशन में हो सकता है, ये रह भी गए हैं तब भी ये फंक्शन कहलाएगा। बट यहां जो है इस सेट में अगर और होते तो उनकी इमेज भी डिफाइन होनी जरूरी थी, फंक्शन होने के लिए ये जरूरी था, ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन के लिए ये जरूरी है, यहां का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, यहां पर हो गया, ठीक है। अब कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एक एलिमेंट दो के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, ये वाला जो वन के साथ है, वन अब टू के साथ नहीं हो सकता, वो एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्शन। बट अब मैं इसमें चेंजेस कर दूं, वन के साथ कनेक्ट है, मैंने टू को भी लिख दिया कि टू भी वन के साथ ही कनेक्ट है, और थ्री जो है थ्री टू के साथ कनेक्ट है, ठीक है। मैंने अब चेंज कर दिया, अब देखते हैं क्या ये अब फंक्शन है। वन जो है वन के साथ कनेक्ट है, टू जो है टू के साथ की बजाय टू आ गया कि ये वन के साथ कनेक्ट है, ये मैंने लिख दिया। और जो थ्री जो है थ्री मैंने कनेक्ट दिखा दिया टू के साथ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये अब फंक्शन है, अब भी ये फंक्शन है। फंक्शन की सिर्फ ये दो ही कंडीशन है और इन दोनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। यहां के हर एलिमेंट के लिए यहां पर एक एलिमेंट मिल रहा है जिसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपको यहां दिख रहा है। वन के साथ वन का वन वन, टू के साथ वन का टू वन, थ्री के साथ टू का थ्री टू, दिख गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई। इसके हर एलिमेंट को कनेक्शन होना चाहिए था, यहाँ के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है कि कोई भी दो एलिमेंट्स के साथ एक ही एलिमेंट, यहाँ का एक ही एलिमेंट अगर कनेक्ट है तो वो दोनों सेम रहेंगे, कनेक्ट है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। अब तीसरी कोई कंडीशन फंक्शन की है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो आप याद करने के तरीके में बच्चे ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से, उनको ये ध्यान में, अगर ये ग्राफ के फॉर्म में अगर दे दिया जाए ना तो बच्चे पक्का ही कंफ्यूज होके बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर ये जो है, ये जैसे घर में वो चिमटा नहीं होता है, चिमटे को पकड़ते हैं, वो चिमटा होता है, वो चिमटे की फॉर्मेट में है ये जैसे चिमटा बना दिया हो, तो जो ये इधर की साइड अगर कोई चिमटा बना दिया ये इस तरीके से, और मान लो ये नहीं बनाया और पूछ लिया कि फंक्शन है कि नहीं है, अगर ये पूछ लिया जाए कि अब ये फंक्शन है कि नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक तरफ तो पॉसिबल था, कौन सा था वो दिमाग से उनके निकल जाता है और बच्चे कंफ्यूज होकर इसको फंक्शन का नाम दे देते हैं, बट ये फंक्शन है नहीं। याद रखने का जो पैटर्न है, जो ट्रिकी है, वो ये है कि देखो यहां से अगर आप देखोगे, मतलब चिमटा हमने लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया है, ये हैंड लगा लो, आपका हाथ लगा लो, और ये जो चिमटा है ये आपने इस तरीके से पकड़ लिया है, मतलब लेफ्ट हैंड से जो चिमटा पकड़ा गया वो नहीं पॉसिबल है। ग्राफिकली जब आप देखोगे, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो ये थ्री के ऊपर आप अपना हाथ रखो और इस चिमटे को इस तरीके से पकड़ो, तो मतलब लेफ्ट हैंड से आपका चिमटा जो है पकड़ा नहीं जा सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं, किसमें, फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। हाँ, राइट हैंड से जो पकड़ने वाला है वो पॉसिबल हो सकता है कि जो है ये इसको हटा के, और वो जो यहाँ जो लगा हुआ था, अब यहाँ पे राइट हैंड से ये चिमटा पकड़ो, तो राइट हैंड से चिमटा जो पकड़ा हुआ है वो पॉसिबल हो सकता है, और लेफ्ट हैंड से जो पकड़ा हुआ है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन वैसे आपको याद रह जाए दी बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। कंडीशन अगर वैसे याद रह जाए, ना याद रहे, कंफ्यूज हो जाओ, तो ये लेफ्ट और राइट हैंड वाला चिमटे वाला ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये आपका होता है फंक्शन मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। अब हम एक दो क्वेश्चंस के जरिए और अच्छे से इसको समझते हैं। हाँ, तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है जहां पे दो सेट हैं, A 1 2 3, B सेट है 2 3 4, और ये F1 F2 F3 तीन जो है वो मैंने फंक्शन की फॉर्म में लिखे हैं। हमें ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें जो है तीन आपको ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहे, तीनों में 1 2 3 तीनों एलिमेंट आ रहे हैं, तो मतलब तीनों एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, 1 2 3 तीनों एलिमेंट है हमारे, तो तीनों एलिमेंट कनेक्टेड हैं किसी ना किसी एलिमेंट के साथ। अब यहाँ पे आ रहा है 2 3 4, तो मतलब 1 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 3 के साथ कनेक्टेड है, 3 4 के साथ कनेक्टेड है, तो सारे एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है। तो F1 जो है वो आपका फंक्शन है, F1 जो है फंक्शन है,
और ये सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट इसके हैं, 3 एलिमेंट इसके हैं, तो कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, 9 एलिमेंट आएंगे। और इसमें F1 में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं, और ये आपका इसका सबसेट बन जाएगा। मतलब जो एलिमेंट्स की जो कार्डिनलिटी है, जो फंक्शन की जो सेट है, उसके कार्डिनलिटी से आप मत पता कीजिएगा कि वो सबसेट है या नहीं है, मैंने वैसे बताया है कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 9 एलिमेंट है, और जो एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट हैं इस F1 में, इसलिए ये इसका सबसेट बना है। ठीक है, अब दूसरे सेट की तरफ चलेंगे। दूसरा जो सेट है वो क्या कह रहा है, 1 2 के साथ कनेक्ट है, 1 3 के साथ भी कनेक्ट है। ये तो गड़बड़ हो गई। जो हमारा इधर वाला जो सेट है वो एक ही एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग 2 एलिमेंट के साथ कनेक्शन बता दिया हमारे पास, तो इधर वाले सेट का 2 एलिमेंट के साथ कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये जो है ये एलिमेंट शो कर रहा है कि एक ही जो एलिमेंट है, 1 जो एलिमेंट है वो 2 के साथ भी कनेक्टेड दिखा रखा है, और यहाँ पे 1 जो है वो 3 के साथ भी कनेक्टेड दिखा रखा है, बट एक ही एलिमेंट उधर के 2 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। तो आपका जो F2 है वो जो है इज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है, बट रिलेशन हो सकता है। फंक्शन नहीं है बट रिलेशन हो सकता है। रिलेशन की तो ऐसे कोई कंडीशन थी ही नहीं, बस उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, बस यही कंडीशन थी। एक का जो दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसकी कंडीशन बस यही थी कि जो पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करना चाहिए, जो दूसरा इसमें एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में वो बी से होना चाहिए, बस यही तो कंडीशन थी। तो रिलेशन तो ये हो सकता है, F2 रिलेशन तो है, बट ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब 3 को देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है कि 1 और 2, पहले एलिमेंट को देखो, 1 और 2, 3 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, मतलब 1 कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, बट 3 कनेक्टेड नहीं है। एक उसमें खाली छोड़ दिया, ए सेट के अंदर एक एलिमेंट उसने छोड़ दिया, उसका कनेक्शन ही नहीं दिखाया, बट ये तो फंक्शन की कंडीशन है ही नहीं, ये तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहली कंडीशन ही यही है कि हर एलिमेंट को कनेक्टेड होना ही चाहिए। ए सेट से बी सेट के अंदर जब फंक्शन डिफाइन होता है तो वो तो कनेक्टेड होना ही होना चाहिए, तो ये भी फंक्शन नहीं है। F3 इज नॉट ए फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन हो सकता है। अब ये जो F1 जो था वो फंक्शन है। मैंने एक बात लिखी थी कुछ देर पहले, मैंने एक बात लिखी थी कि F जो फंक्शन होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक रिलेशन आपको जरूर मिलेगा जो इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये फंक्शन है, F1 जो है वो आपका फंक्शन है। अब जो F1 को देखो ध्यान से और F2 को देखो, मैंने अभी अभी एक बात बोली है कि F2 फंक्शन नहीं है बट F2 इज ए रिलेशन, ए रिलेशन है, रिलेशन है ये हमारे पास। और इन दोनों सेट को ध्यान से देखो, F1 जो है वो सबसेट है F2 का, F1 जो है वो सबसेट है F2 का। F1 का हर एलिमेंट F2 में मौजूद है, 1 2 ये रहा, 2 3 ये रहा, और 3 4 ये रहा। F1 का हर एलिमेंट F2 में है और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो इसलिए ये सुपरसेट है किसका, F1 का। क्लियर, तो यहां पे, और ये क्या है, रिलेशन, और ये क्या है, फंक्शन। तो इस फंक्शन के कोरेस्पॉन्डिंग हमें एक रिलेशन मिल गया, F2 जो रिलेशन है वो मिल गया, जो कि सबसेट है A क्रॉस B का। हो गई ना सेटिस्फाई ये कंडीशन। मैंने कहा था ना हर फंक्शन के कोरेस्पॉन्डिंग एक रिलेशन आपके पास ऐसा जरूर मिलेगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हर रिलेशन का सबसेट नहीं होता है, रिलेशन तो ये भी है, फंक्शन नहीं है बट रिलेशन तो है ना, रिलेशन तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट F1 फंक्शन होते हुए इसका सबसेट तो नहीं है। F1 जो है वो F3 का सबसेट नहीं है, बट F3 जो है वो A क्रॉस B का तो सबसेट है। तो हर फंक्शन हर रिलेशन का सबसेट नहीं होता है, बट हर फंक्शन के कोरेस्पॉन्डिंग एक रिलेशन आपको ऐसा जरूर मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मैंने जो कंडीशन लिखी थी मैंने उसको प्रूव करके भी बता दिया और समझा भी दिया है आपको। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे होता है। अब बात करते हैं, अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन को अभी हम मिस कर रहे थे, अब वो जो दूसरा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारा जो बी सेट है, बी सेट की साइड में अगर एलिमेंट छूट जाते हैं तो फिर उस सेट को क्या बोलते हैं, ये बात आती है। ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, ठीक है। ए सेट और बी सेट ले लिया मैंने, यहां पे एलिमेंट ले लिए ए बी सी और डी, मैंने यहां पे एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, फंक्शन मैंने डिफाइन किया, ए जो है
वो 1 के साथ कनेक्टेड है, बी जो है वो 2 के साथ कनेक्टेड है, सी जो है वो भी 2 के साथ कनेक्टेड है, डी जो है वो 4 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फंक्शन है ये। वीडियो पॉज करके आप खुद देख के देखिए कि क्या ये फंक्शन है ये फंक्शन है। ठीक है, अब यहां पर जो है ये एलिमेंट छूट गए हैं, कौन कौन से, 3, 5, 6 और 7। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है कि अब जो ये सेट है, जो एलिमेंट जिनके साथ कनेक्टेड हैं उन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, जो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं उनको क्या कहेंगे, विदाउट वालों को क्या कहेंगे, ये नाम की बात आती है। अब जो फंक्शन जो है जिस सेट से जिस सेट के ऊपर डिफाइन है, तो जिस सेट से डिफाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ एफ। क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, अब ये जो डोमेन है, अब आप कहेंगे कि मैडम डोमेन तो रिलेशन में भी डिफाइन थी, ये भी तो क्वेश्चन है कि डोमेन जो है वो आपके रिलेशन में भी डिफाइन थी, बट इस डोमेन में और उस डोमेन में फर्क है। जब रिलेशन आपका एक सेट से दूसरे सेट के बीच में डिफाइन होता है, तो जो जो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं उस वाले एलिमेंट्स के साथ जो जो एलिमेंट रिलेटेड हो, क्योंकि रिलेशन के अंदर एलिमेंट इस सेट में छूट सकते हैं, ये कंडीशन होती है, उसके अंदर छूट जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसके अंदर कि उसमें एलिमेंट छूट जाते हैं। तो जो जो कनेक्टेड होते हैं उनको उस जो रिलेशन होता है उस रिलेशन की डोमेन कहा जाता है। बट यहां पर जो है जिस सेट से जिस सेट तक फंक्शन डिफाइन है, तो जिस सेट से डिफाइन हो रहा है उस पूरे के पूरे सेट को डोमेन कहा जाता है फंक्शन की। यहां पर ये पूरा का पूरा सेट उठाता है डोमेन के लिए। क्यों उठाता है, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट छोड़ नहीं सकते। ये फंक्शन की कंडीशन की वजह से होता है कि फंक्शन की जो पहली जो कंडीशन थी उस कंडीशन की वजह से ये पूरी की पूरी इसकी डोमेन बन जाती है। बट रिलेशन में ऐसा नहीं होता, रिलेशन में सेट के कुछ एलिमेंट्स भी डोमेन में आ सकते हैं। अब बात करते हैं जिन एलिमेंट्स के साथ ये रिलेटेड है, कौन कौन से एलिमेंट, ये 1, ये 2 और 4, ये जो 3 एलिमेंट हैं, इन तीनों एलिमेंट्स, ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये किसके अंदर चले जाएंगे, रेंज ऑफ फंक्शन एफ। ये आपकी कहलाएगी रेंज। जो जो एलिमेंट इन एलिमेंट्स की इमेज बन रहे हैं, या ये कह दीजिए कि उन एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं, उन एलिमेंट्स की जो कलेक्शन होगी वो किसमें चली जाएगी, रेंज ऑफ एफ में। ये रेंज ऑफ एफ एक सेट बनेगा जिसमें ये एलिमेंट चले जाएंगे। अब बात आती है जो छूट गए हैं उनके साथ, जो ये सेपरेट जो छूट गए हैं, अगर सिर्फ इनकी बात करेंगे तो इनको कुछ नहीं कहा जाता, इनको कुछ भी नहीं कहा जाता। बट रेंज वाले सारे एलिमेंट और जो छूट गए हैं उन सारे एलिमेंट्स के साथ जो ये पूरा का पूरा सेट होता है, इसको बोला जाता है कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, क्लियर। यहां पे इस पूरे के पूरे सेट को क्या बोला जाता है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। अब यहां से हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि रेंज जो है, रेंज ऑफ एफ जो है वो हमारा सबसेट बनेगा किसका, कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ये बात क्लियर होगी। मैंने पहले जब मैंने रेंज और कोडोमेन को ओब्लिक में लिखा था तब मैंने बोला था कि ये जो दोनों शब्द हैं वो एक नहीं है, इनमें डिफरेंस है, उनको एक नहीं मान लेना। हाँ, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं। मान लो इसके जो एलिमेंट हैं वो इसके हर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड बन जाए तो ये इक्वल हो जाएंगे आपस में, रेंज और कोडोमेन जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। बट ये हमेशा सेम नहीं होते, ऑलवेज कोडोमेन ग्रेटर देन होती है, मतलब बड़ी होती है कोडोमेन जो है, सुपरसेट बनता है, और रेंज जो होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है या उसके इक्वल हो सकता है। क्लियर है, रेंज, कोडोमेन और डोमेन, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आ रही होगी आपको, और फंक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किस तरीके के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन कहां पर यूज होते हैं, और रियल लाइफ में भी फंक्शंस का मैंने एग्जांपल बता दिया। ये जो डोमेन और कोडोमेन और रेंज जो है, ये जो आपने पढ़ा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि मैडम जो रेंज है, हमारा रेंज से भी काम चल सकता था, हम वो एलिमेंट लिख लेते जिनके साथ ये एलिमेंट कनेक्टेड हैं, कोडोमेन की क्या जरूरत पड़ गई, कोडोमेन क्यों आया, है ना, कोडोमेन क्यों आया, क्यों लेने की जरूरत पड़ी, और इसका जो रियल लाइफ है उसमें क्या यूज है। अब आप ये सोचिए, आपके कमरे में जो पंखा है, पंखे का जो मैंने फैन का एग्जांपल लिया था फंक्शन के तौर पर, आप एक एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है इस टाइम कि भाई आप जो है 2 पर या 3 पर उस पंखे को चला रहे हैं। आपका जो वो चलाने का जो सिंबल होता है 1 2 3 4 5 तक चलता है, मान लीजिए फैन जो है वो आप 1 से स्टार्ट किया आपने, और जो है 1 2 के ऊपर आप चला रहे हैं। मान लीजिए अब जो फिलहाल का जो मौसम है वो 2 पर आप चला रहे हैं,
फिर इस 3-4 की क्या जरूरत है, फिर 3-4 की क्या जरूरत है। ये कोडोमेन और रेंज मैं इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं कि जो रेंज है वो रेंज आपकी डिफाइन करिए उस वक्त आपको किसकी जरूरत है। अब आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपका फैन जो है वो 2 तक चल रहा है और आप सेटिस्फाइड है, आपको गर्मी नहीं लग रही है, तो आपकी ये जो हो गई ये हो गई रेंज। अब कोडोमेन जो है, कोडोमेन ये बताती है आपको कि भाई रेंज इसकी यहीं तक नहीं है, ये जो फैन है ये इससे भी ज्यादा स्पीड में चल सकता है, वो उसकी कोडोमेन को डिफाइन कर रहा है। तो यहां पर भी जो फंक्शन बनाए जाते हैं ना, जो फंक्शन स्पेसिफिकली, तो उनमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कोडोमेन की हेल्प से कि भाई सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, और एलिमेंट्स भी कनेक्टेड किए जा सकते हैं इन एलिमेंट्स के साथ। तो मतलब इसकी जो है, जो कोडोमेन है वो बता रही है कि और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं इसके अंदर, ये और भी आगे तक जा सकता है, ये उसकी कोडोमेन बताती है इस फैन वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, आई होप आपको और अच्छे से समझ में क्लियर हुआ होगा कि कोडोमेन कहाँ हमारी रियल लाइफ में रेंज और कोडोमेन का यूज होता है, यूटिलाइज होता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए उनको कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोडोमेन की क्या जरूरत पड़ जाती है और रेंज से ही काम क्यों नहीं चल गया। ठीक है, ये बात ठीक है, क्लियर हो गई होगी। अब जो फंक्शन का मैंने अभी तक फैन का एग्जांपल बताया, मैंने बताया कि एक मशीन होती है, मेरे दिमाग में एक एग्जांपल और भी आ रहा है, मैं उसको आपसे शेयर करती हूँ। दूसरा एग्जांपल ये है, आपने एक कैलकुलेटर लिया, ठीक है, सभी बच्चे यूज करते हैं कैलकुलेटर, ठीक है, आपने कैलकुलेटर लिया, कैलकुलेटर लेने के बाद आपने प्रेस किया 2, ठीक है, 2 प्रेस किया, फिर आपने प्लस प्रेस किया, फिर आपने 3 प्रेस किया, फिर आपने इक्वल प्रेस किया, क्या आया 5। क्या 5 प्रेस किया था, सोचिए, क्या 5 प्रेस किया था, ये तो सारे आपने प्रेस किए हैं, उसके ऊपर बटन है ये सारे, लेकिन क्या 5 प्रेस किया था, 5 उसने कैसे दे दिया, 5 कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, ये तो आपने प्रेस ही नहीं किया था। ये फंक्शन का एग्जाम्पल है, आप ये जो है ये डोमेन में दे रहे हैं उसको नंबर्स जो है वो आप डोमेन के तरीके में दे रहे हैं, और ये आप कमांड दे रहे हैं उसको, कमांड, जो ये कमांड दे रहे हैं यही फंक्शन है, ये फंक्शन है जिसके अंदर ये जो है ये डोमेन डाल रहे हैं आप, और इस फंक्शन को ऑर्डर दे रहे हैं एडिशन करो, एडिशन जो आपने प्रेस किया वो फंक्शन है, ये तो सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है, फंक्शन तो काम तो ये एडिशन कर रहा है, तो फंक्शन ये है, ये एडिशन, ये फंक्शन है, और ये रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोई भी आपसे ये बात पूछे कि फंक्शन होता क्या है, रियल लाइफ में कहां देखने को मिलता है, क्या होता है, आप अपने जो है इस तरीके से बता सकते हैं कि भाई ये फंक्शन ही है, ये फंक्शन ही काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये वाली चीज। अब बात करते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारे 2 डायमेंशन में किस तरीके से काम यूज में आते हैं। ये मैं वो चीजें आपको बता रही हूं जो आपको शायद ही कोई बताएगा, एक डीप नॉलेज मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रही हूं, फ्री में प्रोवाइड कर रही हूं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहती हूं, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों तक, ताकि ये जो नॉलेज है वो उन बच्चों तक भी पहुंच पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना मेरे आपसे गुजारिश है कि आप इतना कीजिए। ये नॉलेज मैं आपको सिर्फ इसीलिए प्रोवाइड कर रही हूँ, ये ना आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी और आपको कोई टीचर भी नहीं बताएगा, इतनी डीपली आपको शायद कोई नहीं बताएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये मतलब जो है 2 डायमेंशन में ये किस तरीके से काम आती है। अब जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है, ज्यादातर जो फंक्शन है वो इस तरीके से लिखे जाते हैं f ऑफ x, कि ऐसा फंक्शन जो है, ये आप रियल फंक्शंस में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी, इसको रियल फंक्शंस में आएगा ये काम। तो f जो है एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर डोमेन डाली है, ये x जो है ये वैल्यू होती है, और ये रिफ्लेक्ट करती है कोई भी वैल्यू आती है, जैसे आपने ये किया कि ये जो एडिशन था ये फंक्शन था, आपने 2 और 3 को इसके अंदर डाला, उसका एडिशन का कमांड दिया और इसने रिफ्लेक्ट किया 5, तो जो 5 है ये आपकी y है, और ये जो है ये आपका ये फंक्शन है, ठीक है, ये y है। अब आ जाते हैं 2 डायमेंशन के ऊपर। 2 डायमेंशन के ऊपर ये किस तरीके से काम करता है, ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपने देखी भी होंगी, बहुत सारे डाटा भी आपने देखे होंगे, गवर्नमेंट के डाटा भी देखे होंगे, न्यूज़पेपर में भी शायद देखा होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बने हुए आते हैं, कि जो ग्राफ है वो आपको दिखाई पड़ते हैं, तो वो ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास जो x एक्सिस है, कि x की कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करने पर, मान लीजिए उसने 1 लिया, 1 को इस फंक्शन के अंदर डाला और 1 के ऊपर उसने वैल्यू दी 2, तो ये पॉइंट गया यहां पर, फिर उसने कुछ और पॉइंट डाला, फिर उसने कुछ और पॉइंट डाला, और ये फंक्शन जो है ये कुछ इस तरीके का बनता चला गया। मान लो कोई भी ग्राफ है वो इस तरीके का बनता चला गया, ये किसकी हेल्प से बना, फंक्शन की हेल्प से बना, और ये ग्राफ फिर
इस ग्राफ को फिर रीडिंग की जाती है, इंक्रीज कहाँ हुआ, डिक्रीज कहाँ हुआ, कहाँ इसका फ्लक्चुएशन आया, मार्केट शेयर मार्केट में डाउन कहाँ आया, फॉल कहाँ आया, इंक्रीज कैसे हुआ, ये सारी चीजें बाद में इसके ऊपर रीड की जाती हैं, इसके ऊपर डिटेल्स जो है वो ली जाती हैं। लेकिन जो ग्राफ बेसिकली सबसे शुरू में जो बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है, आपके फंक्शन की हेल्प से बनता है। तो फंक्शन इसलिए आपका पढ़ना जरूरी है ताकि आप इन चीजों को आगे जाके समझ सकें और रीड कर सकें अच्छे से। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक का समझाया हुआ। फंक्शंस में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, एक कंसेप्ट और, जो दो फंक्शन है, मान लीजिए दो कोई भी फंक्शन है, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं यही बता देती हूँ आपको। ये दो फंक्शन है आपके पास डिफाइंड है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है a सेट से b सेट के बीच में, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइंड है c सेट से d सेट के बीच में, ठीक है। ये दोनों फंक्शन है, ये इस तरीके से डिफाइंड है। तो क्वेश्चन ये है कि जो फंक्शन f है वो g के क्या इक्वल हो सकता है? क्या फंक्शन f g के इक्वल हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है तो कब हो सकता है, और अगर नहीं होगा तो कब नहीं होगा, ये बात, ठीक है। फंक्शन जो है वो इक्वल हो सकता है, आंसर है हो सकता है, यस हो सकता है बिल्कुल। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी पर विदाउट कंडीशन के नहीं होगा। कंडीशन ये होगी आपके पास कि जो a है वो इक्वल होना चाहिए c के, a जो है वो इक्वल होना चाहिए c के, और हर एलिमेंट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a। तो ये जो फंक्शन है ये आपस में इक्वल कहलाएगा। इस बात का क्या मतलब है कि a पहली बात तो c के इक्वल होना चाहिए, जो डोमेन है वो डोमेन दोनों की सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि डोमेन के जो एलिमेंट हैं, डोमेन का जो एलिमेंट है, जो a एलिमेंट f फंक्शन a एलिमेंट को जिस एलिमेंट के ऊपर कनेक्ट कर रहा है, c एलिमेंट c में भी वो ये जो g है, g भी उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट के ऊपर कनेक्ट करना चाहिए, कनेक्शन सेम होना चाहिए, कनेक्शन डिफरेंट नहीं हो सकता कि f ऑफ a तो कुछ और दे रहा है, कि फंक्शन जो है f जो है a को 1 पे लेके जा रहा है और g के अंदर जाएंगे तो a जो है वो 3 के ऊपर लेके जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो g भी a को 1 पे ही लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन फॉलो होती है तो ये बिल्कुल दो फंक्शन जो है वो इक्वल हो सकते हैं। ये बात यहां तक थी। अभी तक फंक्शन के यहां तक जो है अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देती हूं यहां पर, और उन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कीजिएगा, और फिर हम आगे फिर पढ़ेंगे, रियल फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, मैंने अब यहाँ पर आपके लिए 5 क्वेश्चंस छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने अभी तक फंक्शंस के अंदर जो भी कुछ कराया है ये उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, आप इनके ऊपर अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं। बट यहाँ पे 2 टर्म्स जो हैं वो आपको डिफरेंट दिखाई देंगी, मैं वो दोनों टर्म्स के बारे में यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन करते वक्त। सबसे पहले ये है ये प्री इमेज, जो यहाँ पे वर्ड लिख रखा है प्री इमेजेस। प्री इमेज क्या होती है, जैसे आप दो सेट्स के बीच में, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, दो सेट्स के बीच में जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, जब आप फंक्शन ये डिफाइन करते हैं एफ फंक्शन, और ये यहाँ पे बी है, तो जो बी एलिमेंट की जो प्री इमेज, इमेज तो होती है इधर की साइड, इमेज की अगर बात की जाए, इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन एफ, क्या रीड किया जाता है, इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन एफ। उसका कहने का मतलब ये होता है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू, कि फंक्शन के अंदर ए डालने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपकी इमेज कहलाएगी, और वो यहाँ पे जब ए एलिमेंट बी से कनेक्ट है तो यहाँ पे एफ ऑफ बी क्या आएगा, ये वैल्यू क्या देगा, बी वैल्यू देगा। तो आपकी बी जो है वो कहलाती है अंडर फंक्शन एफ इमेज कहलाती है। किसकी इमेज कहलाती है, ए की इमेज कहलाती है। और जो आपकी ए है, ए कहलाती है प्री इमेज। प्री इमेज मतलब उल्टा, प्री मतलब पहला, पहले में उल्टा याद रखिए, प्री इमेज मतलब उल्टा, कि प्री इमेज जो है एफ की, प्री इमेज ऑफ बी, बी की प्री इमेज अंडर फंक्शन एफ, तो वो होगी आपकी ए, ये आपकी प्री इमेज कहलाएगी, ठीक है। तो इस वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं होना, प्री इमेज का मतलब कि उल्टा, कि वो जो बी एलिमेंट है वो किससे कनेक्ट है, प्री इमेज उसकी पूछ रहा है कि बी की प्री इमेज क्या होगी इस सेट के अंदर, और जब इमेज पूछेगा तो हम इस तरफ देखेंगे, ठीक है। तो ये एक तो ये वर्ड था, और एक ये जो एफ इनवर्स जो लिख रखा है ये भी प्री इमेज ही है। ये जो एफ इनवर्स लिख रखा है ये भी प्री इमेज ही कह रहा है। एफ तो मतलब इधर से इधर की तरफ जाना, और एफ इनवर्स मतलब बी से ए की तरफ, ये होता है एफ इनवर्स, उल्टा यहां से इधर की तरफ। तो एफ इनवर्स ये 17 पूछ रहा है, मतलब जो 17 है वो बी सेट के अंदर है,
और एफ इनवर्स मतलब इसके ऊपर अप्लाई कर रखा है, तो मतलब एफ इनवर्स मतलब यहां पे कोई एलिमेंट होगा जो एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट होगा, तो ये एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है कि ये एलिमेंट कौन सा होगा। आपसे हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जितना कंसेप्ट आपको आता है उस कंसेप्ट को अच्छे से लगाइए, इन क्वेश्चंस को अपने बिहाफ पर ट्राई करके देखिए और आपको पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, कितना डाउट आ रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में अगर आपको आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके उस जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो किसी ना किसी लेक्चर में किसी ना किसी रूप में मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। वैसे प्रोवाइड नहीं करूंगी तो मैं आपके कमेंट का ही रिप्लाई देके प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, बट मैं दूंगी जरूर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।